अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ जहाँ पे भी आप हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अगेन फॉर अनदर सीरीज गेम मैच। आज हम कनाडा पे बात करेंगे। एंड टू कनाडा आई थिंक इट्स वन ऑफ द टेरिटरी के बहुत कम लोगों को उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सो काइंडली डॉक्टर फवाद हैज़ बीन काइंड इनफ, डॉक्टर सलमान हैज़ बीन काइंड इनफ। सलमान को आप पहले भी जानते हैं, पहले भी उन्होंने हमारे ज्वाइन किया है। डॉक्टर फवाद ने आज हम पहली दफ़ा ज्वाइन किया है। ही इज़ माशाल्लाह वर्किंग इन कनाडा। सलमान हैज़ ऑल्सो गॉट सम पार्ट ऑफ हिज ट्रेनिंग इन कनाडा। तो आई थिंक ये बड़े वैल्यूएबल रहेंगे आपके सवालों के लिए भी। सो आई वुड जस्ट लाइक रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपने माइक्रोफोन्स काइंडली म्यूट रखिएगा। और कोई कुछ सवाल हो तो यू कैन ऑलवेज पुट इन द चैट बॉक्स, और या मुझे भेज दीजिए एंड वी विल एड्रेस देम। Starting with Dr. Fawad, thank you very much. Dr. Salman, thank you very much. And Dr. Fawad, to begin with, let's not waste any time. I believe you have a presentation for us. तो प्लीज आप अपनी जी स्क्रीन शेयर करके तो आप स्टार्ट कीजिए। कि जस्ट एक मिनट सर, एक मिनट मुझे जरा ये टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं। जी जी, नो इशू। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी कर दें खास कर फवाद और सलमान। ओके ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर फवाद मजीद है। मैं हमदर्द का आई थिंक यार पहला बैच, जाहिर सी फर्स्ट बैच का ग्रेजुएट हूँ। और उसके बाद फिर मैंने जो है वो हाउस जॉब खान से की। वहाँ से फिर फैमिली मेडिसिन मैंने खान से की, और उसके बाद सऊदी अरब में काम किया 7 साल। फिर मैं जो है यहाँ पे कनाडा मूव हो गया। तो मेरा एक्सपीरियंस जो था वो इंफॉर्मेशन, जैसे शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ऐसे ही शुरू हुआ था। हमने कहा कि यार कनाडा जाएंगे, चलो बच्चों की तालीम के लिए मूव करेंगे। लेकिन हमने कहा कि अच्छा है कि पता करेंगे यार कोई जॉब भी मिल जाए, तो और फिजिशियन की ही हो। तो ये तो पता था कि अब यार मुश्किल बहुत है इसमें, लेकिन मायूस नहीं हुए। और मेरे अपने फैमिली मेंबर थे यहाँ पर जिन्होंने मुझे कहा कि यार कनाडा क्यों आ रहे हो, तुम सऊदी अरब में तुम्हारे पास बहुत अच्छी जॉब है। तो उन्होंने मुझे जो है वो डिस्करेज ही किया। लेकिन मैंने, मेरे कोलीग थे जो कि यहाँ पर काम कर रहे थे, 2-3 के अल्बर्टा में, कह रहे एडमिंटन में। और एक नया प्रोसेस उन्होंने शुरू किया था, प्रैक्टिस रेडी असेसमेंट। तो वो बड़ा काम का था, मुझे पता चला। तो मैंने यहाँ पर अप्लाई करना शुरू किया। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं बात की डिटेल बाद में, बहुत सारी तफसील लंबी है, लेकिन मैं आपको बेसिकली प्रेजेंटेशन जल्दी दिखा दूं। फिर उसके बाद अगर आपके क्वेश्चंस हो तो उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो देर आर बेसिकली 4 और 5 मेजर रेवेन्यूज के आपको एज अ फिजिशियन अगर आप काम करना चाहते हैं अपनी स्किल्स के साथ, तो दे आर फॉर एज अ फिजिशियन। मैं अपने बारे में पहले बता दूं कि जिस पाथवे से मैं आया था वो प्रैक्टिस रेडी असेसमेंट पाथवे। कनाडा में स्पेशली अल्बर्टा एंड फ्यू प्रोविंसेस, they want generalists, they want family physician। specialists are basically in big centers, और या जो डेडिकेटेड सेंटर्स होते हैं वहां पर जो है वो दे टू टेक, देयर आर फ्यू स्पेशलिस्ट, आई नो देम, दे आर फ्रॉम पाकिस्तान और काम कर रहे हैं। लेकिन वो पाथवे बनाना पड़ता है, तो वो मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो रेजिडेंसी प्रैक्टिस पाथवे, प्रैक्टिस रेडी असेसमेंट पाथवे, देन रेजिडेंसी और स्पेशलिस्ट पाथवे। और फिर एक इनका प्रोग्राम है क्लिनिकल असिस्टेंट, जिसमें सर्जिकल असिस्टेंट या मेडिकल असिस्टेंट, जो कि इसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप इसमें आसानी से आ सकते हैं। और ये जो है आपको इन बिटवीन एज अ फिलर काम कर सकता है। इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट की भी पोस्ट होती हैं, जो कि आप बीच में इन बिटवीन, जो कि आपको आपकी फील्ड के साथ भी अटैच रखते हैं, आपको प्रोफेशनल के साथ भी अटैच रखते हैं। और आप इस पाथवे में इस रास्ते से दाखिल होकर के आप दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रैक्टिस रेडी असेसमेंट जो है बेसिकली पाथवे, इन पाथवे में दाखिल होने से पहले सबसे पहले आपको, ये वेबसाइट है फिजिशियन अप्लाई। तो जब भी आप डिसाइड करेंगे आपको कनाडा मूव होना है और आप फिजिशियन हैं, तो आपको इस वेबसाइट पे जाकर के, ये physicianapply.ca, यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। और आपको अपनी बेसिक मेडिकल डिग्री जो कि आपकी WHO से रिकग्नाइज है वो, और बाकी आपकी क्रेडेंशियल क्वालिफिकेशंस, अगर आपने हाउस जॉब की हुई है वो सर्टिफिकेट,
आप अपने अपलोड कर देंगे। वो आपसे अगर आपने कोई ट्रेनिंग की हुई है तो वो भी पूछते हैं कि यार आप अपलोड कर दें। यहाँ पर ये चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि इस वेबसाइट पे अप्लाई करने से पहले आपको अगर ये सोच लें कि आप क्या एज अ स्पेशलिस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं या एज अ फैमिली प्रैक्टिस। जॉब अपॉर्चुनिटीज फैमिली प्रैक्टिस की ज्यादा है, स्पेशलिस्ट की भी हैं, और आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी बेसिक डिग्रीज इंक्लूडिंग हाउस जॉब, और अगर आपके पास फैमिली मेडिसिन की ट्रेनिंग है तो वो अपलोड कर दें, बाकी चीजों को आप रोक लें। क्योंकि अगर वंस यू हैव मेंशन कि आपने, अगर फॉर एग्जांपल आप सर्जन काम करते रहें या आप ऑर्थोपेडिक काम करते रहें या आप एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन काम करते रहें, तो जो भी ये वेबसाइट आपकी इंफॉर्मेशन कॉलेज को भेजेगी, जो प्रोविंशियल कॉलेज है, तो वो आपकी डॉक्यूमेंट्स को कहेंगे कि आप स्पेशलिस्ट हैं, यू शुड वर्क एज अ स्पेशलिस्ट। आपको एज अ फैमिली प्रैक्टिशनर आपको वो प्रैक्टिस करने अलाउ नहीं करेंगे। तो और मैं एक बात इससे पहले भी आपको मेंशन कर दूं कि यहाँ पर कनाडा में आने से पहले आप जब अप्लाई करते हैं और फॉर एग्जांपल आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड होता है, तो इट्स अ गवर्नमेंट मैटर कि वो आपको इमिग्रेशन देते हैं। आपको फिजिशियन के तौर पे ले लेंगे, आप कहेंगे ओके आई गॉट अ वीजा, रेजिडेंस वीजा फॉर अ फिजिशियन, बट जॉब इज अ प्रोविंशियल मैटर। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट इस वेबसाइट पर वेरीफाई करने के लिए डालेंगे तो यहाँ से, और ये सेंट्रल वेबसाइट है जो कि तमाम प्रोविंसेस को एक्सेस होगा इसका, और यहाँ से हर प्रोविंस में आप अप्लाई करेंगे। तो हर प्रोविंस का अपना अपना क्राइटेरिया है। जो प्रोविंस अब तक सबसे ज्यादा ओपन है उनमें से एक अल्बर्टा है, जहां पे मैं काम कर रहा हूँ। और वहां पर IMGs जो है वो देयर आर लाइक I know the family practitioner, there are almost 50 to 60% of our IMGs from different countries. जिसमें पाकिस्तानी मैं जानता हूँ तकरीबन 28 to 27 पाकिस्तानीज आर वर्किंग एटलीस्ट। हमारा एक अल्बर्टा चैप्टर भी है फैमिली फिजिशियंस का। तो इसमें जो है जब आप अप्लाई करो तो अपलोड करो तो बी केयरफुल कि आप इस पे क्या अपलोड कर रहे हैं, और वो सारा वेरीफाइएबल होना चाहिए, क्योंकि दे विल वेरीफाई। अगर वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा तो आपकी डॉक्यूमेंट कंप्लीट रहेंगी और आप बाकी जगहों पे अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर डेफिशिएंसीज रहेंगी। इसमें जो है वो एक बात ये भी है कि जब आप इस वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे हो तो आप, अगर आपकी ECFMG से वेरीफाई हो चुकी हैं तो आपका एक ECIS नंबर होता है, अगर आप इनको ये दे दें तो यूर डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रोसेस फास्टर। उसके बाद आप अगर आपके पास थोड़ा सा फैमिली मेडिसिन का बैकग्राउंड है, चाहे आपके पास हाउस जॉब है और आपके पास अगर 24 वीक्स ऑफ फैमिली मेडिसिन एक्सपीरियंस विच इंक्लूड 8 वीक्स ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स और ऑब्स्टेट्रिक गायनी, जिसमें से 3 आपके पास हो, तो अगर आपके पास वो है 8 वीक्स का और आपके पास 24 वीक्स ऑफ टोटल फैमिली मेडिसिन एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग अगर आपके पास लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, IELTS या OET है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं CPSA के लिए एलिजिबिलिटी लेटर। दे विल इशू यू अ लेटर कि आप अब अल्बर्टा में जॉब सर्च कर सकते हैं। ये लेटर आपको मिल जाता है तो आपके पास तकरीबन ये 6 महीने के लिए वैलिड होता है, और हर 6 महीने के बाद वो कुछ फीस लेकर के आपका रिन्यू कर देते हैं। और ये जो है लेटर आपको मिल जाता है तो आप जाते हैं, एक वेबसाइट है डॉक्टर्स जॉब अल्बर्टा, तो वहां पर आप फॉर एग्जांपल आप कैलगरी के पेरिफेरी में कोई जॉब पोस्ट हुई है तो एंड प्रोविंस इज बेसिकली पोस्टिंग दो जॉब। अगर मैं कोई प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने अपनी क्लिनिक खोली हुई है, मैं चाहता हूँ कि मैं फिजिशियन को ले आऊँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं अपने लेटर लिखूंगा कि अल्बर्टा गवर्नमेंट को कि भाई मुझे एक फिजिशियन की जरूरत है इस इलाके में, और तो वो आके देखेंगे, सर्वे करेंगे कि जरूरत भी है क्या नहीं है, एंड देन दे विल एडवर्टाइज अ पोस्ट। पहले ऐसा था जब मैं आना चाह रहा था उस टाइम पे कि आप इंडिपेंडेंटली यू कैन अप्लाई, बट नाउ इज नो मोर। सारी जॉब जो है वो डॉक्टर की स्पेशली और हेल्थ रिलेटेड आर रिलीज थ्रू गवर्नमेंट, क्योंकि वो बिलिंग एंड पेमेंट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जब वो गवर्नमेंट आपका ये आपको जॉब अप्लाई किया आपने उस पर, और आपको दे विल कॉल यू, अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर अल्बर्टा गवर्नमेंट आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर देती। अच्छा, इस दौरान में आपको जो आपका QE1 आपने पहले ही दिया हुआ होता है, इसकी एलिजिबिलिटी है, और आपके पास जो है वो एक एग्जाम जो है इसके बाद आपको देना पड़ता है TDM। TDM जो है वो आपका स्पॉन्सरशिप के बाद ही होता कर सकते हैं आप। ये सारे प्रोसेस इट टेक्स टाइम,
इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 to 8 months एटलीस्ट। इस दौरान में आपका आइल्स जो है वैलिड रहे। और लेकिन द थिंग इज दैट कि आप जो है वो इन क्यू रहते हैं और आपको ये आपका TDM अगर क्लियर हो जाता है तो देन दे गिव यू पेड 3-month असेसमेंट। उसमें आपको पेमेंट मिलती है, वो दे विल पुट यू इन अ एरिया वेयर यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस। जिसके आप फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं फैमिली मेडिसिन में हूँ, मैं फैमिली फिजिशियन हूँ और मैं जो है वो सी सेक्शन कर सकता हूँ, या मैं फैमिली फिजिशियन हूँ और मैं एनेस्थीसिया कर सकता हूँ, तो दे गिव यू दो असेसमेंट कि आपको 3 महीने आप फैमिली फिजिशियन करोगे और 3 महीने आप पेड जो है वो एनेस्थीसिया की जॉब करोगे। और फिर आपको अगर आप यू आर फाउंड टू बी कहना चाहिए कि अप टू डेट ऑन दीज फील्ड्स, यू आर कंफर्म कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो दे विल एक्सेप्ट यू एंड दे विल इशू यू अ प्रोविंशियल लाइसेंस। ठीक है, तो इसमें यह है। फिर उसके बाद दूसरा पाथवे जो है वो रेजिडेंट्स का है, जिसमें आपको उस एरिया में आप रह रहे हैं और आपके पास जो है वो MCCQE1 है। अगर आपकी ग्रेजुएशन है, हाउस जॉब इज नॉट मस्ट, लेकिन all my colleagues who are coming from Pakistan, I would advise them strictly कि एटलीस्ट हाउस जॉब करके आए। क्योंकि अगर आप हाउस जॉब करके आते हो, आपके पास फिर भी टाइम होता है कि आप आके यहाँ पर अप्लाई करके आप पाकिस्तान में जाकर के जो आपकी डेफिशिएंसीज है 12 मंथ की, वो कंप्लीट करके वापस आ जाओ। और वो डेफिशिएंसीज आपको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो दे लाइक फॉर एग्जांपल अल्बर्टा है, BC है, दे अलाउ यू टू रीअप्लाई फॉर द जॉब्स इन फैमिली प्रैक्टिस। तो आप हाउस जॉब जरूर करें। और फिर उसके बाद ये जब आप फॉर एग्जांपल जब आप अल्बर्टा रेजिडेंसी पाथवे में अप्लाई कर रहे हैं एज एन IMG, तो आपको जो है वो यहाँ का मैंने आप बताया मेंशन किया कि रहने का एक्सपीरियंस जरूर आपको शो करना पड़ता है। तो ये भी आप सोच लें कि जिस प्रोविंस में अगर आप रेजिडेंसी पाथवे में जाना चाह रहे हैं, तो आपको उस प्रोविंस में आप अगर रह रहे हैं तो दे विल डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दैट प्रोविंस। ये एक है। फॉर एग्जांपल आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर वहां मौजूद हो, आप उस प्रोविंस में रहना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सस्काचुआन में या मैनिटोबा में, तो आप वहां के रेजिडेंसी पाथवे को फॉलो करेंगे। तो थोड़ा सा पाथवे फॉर रेजिडेंसी इज डिफरेंट ऑल्सो फॉर रेजिडेंट्स। ओके, देन आप ये रेजिडेंट्स क्रैम्स में अप्लाई करने के बाद एक और एग्जाम है जो कि अल्बर्टा में है, MMI, वो मैंने मेंशन किया कि वो आप करेंगे। MMI इज अ exam which is basically for your they are judging your ethical practice, attitudes, and after that you will be selected for that residency. तो ये दो पाथवे हैं जिसमें आप जा सकते हैं डेफिनेटली। ये just basically these were the requirement for the practice ready assessment, the medical degree, proof of English language, QE1। एक चीज जो है वो करेंसी ऑफ प्रैक्टिस। इस सारे प्रोसेस में फॉर एग्जांपल आपको टाइम लग गया, आपकी चीजें नहीं कंप्लीट हुई, आइल्स नहीं कंप्लीट हुआ, तो आपको दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ सकता है। तो या आपको जाकर के वापस फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कुछ अर्से प्रैक्टिस करके वापस आना पड़ता है। ये भी हुआ है लोगों के साथ कि आप विद इन द लास्ट 3 years यू नीड टू हैव प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली। तो आपके पास तकरीबन ऐसा रहना चाहिए कि अगर आप 3 साल पिछले लास्ट 3 months में 7 to 8 months आपने फैमिली प्रैक्टिस की हो, तो अगर आप यहाँ आए हो तो आप अंदाजा लगा लें कि आपके पास 2 years एटलीस्ट हैं। ये वही मैं मेंशन कर रहा था कि 24 month का फैमिली मेडिसिन एक्सपीरियंस, जिसमें 4 month कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी केयर और 8 weeks इन 3 of the following: पीडियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक, सर्जरी और इंटरनल मेडिसिन। हम लोग 6 महीने तो हाउस जॉब करते ही हैं फैमिली जनरल सर्जरी और इंटरनल मेडिसिन में, और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स उसके साथ शामिल होता है, तो वो कवर हो जाता है। तो आपको तकरीबन 4 month कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिस या 1 साल कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट चाहिए, ये एडेड चाहिए आप। तो अगर वो कर लें तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि उसके बाद जब आपको एक लेटर मिल जाता है और आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो आप उसके बाद ये एग्जाम देना पड़ता है TDM। ये कनाडा में ही होता है। ठीक है, तो ये आपको यहीं पर आपके द वेबसाइट फॉर एप्लीकेशन
एक तो अल्बर्टा के लिए cpsa.ab.ca है और फॉर ब्रिटिश कोलंबिया CPS-BC। देयर आर अदर प्रोविंसेस। जब प्रैक्टिस रेडी असेसमेंट में आपको 3 मंथ सुपरवाइज असेसमेंट होती है और फिर 3 मंथ पे बेसिकली चार्टिंग नोट्स, वो एक सेपरेट असेसमेंट है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, वो हर कोई कर लेता है। तो एक्चुअली 6 महीने की असेसमेंट है, लेकिन बेसिकली 3 मंथ्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दे विल जज यू ऑन वर्क, ऑन योर प्लेस ऑफ वर्क। तो ये था प्रैक्टिस रेडी असेसमेंट इज ऑफर्ड बाय फॉलोइंग प्रोविंसेस: ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्केचुआन, मैनिटोबा, क्यूबेक है लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज बैरियर है, न्यूफाउंडलैंड एंड नोवा स्कॉशिया। तो ये प्रोविंसेस जो है, अभी मुझे पता चला है कि न्यूफाउंडलैंड, लेब्राडोर और नोवा स्कॉशिया ने जो है मोर ओपनिंग आ रही हैं, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देयर आर जॉब अपॉर्चुनिटीज कि जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप बेहतर ये है कि अपना होमवर्क पहले से करके आएंगे तो आपको काम आसान रहेगा। बट यहाँ पर आकर के वो रिक्वायरमेंट पूरी करना मुश्किल काम हो जाता है। रेजिडेंसी के लिए रिक्वायरमेंट, एक तो मैं अल्बर्टा के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन हर प्रोविंस का ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि IMG who reside in Alberta, residency is generally the only pathway to licensure for IMG who have newly graduated, don't have at least 12 months of postgraduate training, have gap of 3 years or more in clinical practice। अगर आपका 3 years of clinical practice है तो फिर आपको रेजिडेंसी के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस रेडी असेसमेंट के लिए यू शुड बी विद इन 3 years of clinical practice। रिक्वायरमेंट MCCQE1। NACOS की में कुछ चेंजेस कोविड की वजह से शायद आ गई हों, लेकिन मैं अभी आज ही उनकी वेबसाइट देखी है, उसमें तो NACOS की उन्होंने कहा कि होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और उसके बाद हर प्रोग्राम की थोड़ी बहुत अपनी रिक्वायरमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरोलॉजी का बता रहे थे, सलमान डिस्कस करेंगे, और MMI वेबसाइट को फॉर अप्लाई फॉर इट्स कॉल्ड कार्म्स, जो कि रेजिडेंसी मैचिंग सर्विस कहलाती है। स्पेशलिस्ट पाथवे जो है वो है, उसके लिए आपको इंडिविजुअल एरिया ऑफ नीड जो है, जैसे प्रोविंसेस है उसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ता है। QE1 जरूरी है। आप जितने भी बड़े सर्जन हो, ऑर्थोपेडिक हो, ऑब्स्टेट्रिशियन हो, QE1 और आइल्स देना जरूरी है। QE1 में वो जनरल फैमिली प्रैक्टिस, आपका जो बेसिक ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ी प्रैक्टिस करें तो मुश्किल नहीं है। मैं एडवाइस करूंगा कि कनाडा क्यू बैंक है, उसके ऊपर जो है वो सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अगर उसकी प्रैक्टिस कर लें तो इट इज नॉट डिफिकल्ट। आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड कनाडा क्यू बैंक फॉर एग्जाम्स, स्पेशली फॉर QE1। हर्डल्स हम अभी और डिस्कस करेंगे। जो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको फैमिली भी देखना है। यहाँ पर जो है वो आपके पास घर का किराया, आपको गाड़ी, ये सब चीज़ें चाहिए। सर्दियों में कम्यूट करना बड़ा मुश्किल काम है, और यहाँ पे सर्दी होती है और ठीक ठाक होती है। अल्बर्टा में खास तौर पे सलमान कह रहे थे कि मैं तो और नॉर्थ में हूँ तो और सर्दी होगी। ऐसा कभी कभी रहा है कि -35 भी रहा। आई डोंट वांट टू डिस्करेज, लेकिन कुछ बंद नहीं होता, सब चल रहा होता है। सारे मैं यहाँ पर आपको वो सब अकोमोडेट करते हैं, आपकी जॉब को, आप के एरिया को, आपका वर्क जो है वो आप कहीं भी एक्सपोज नहीं होते। और अगर आपको कोई जॉब के ऊपर इशू हो जाए जॉब करते हुए, तो द गवर्नमेंट इज रिइंबर्सिंग यू फॉर दैट। प्रैक्टिस रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, आपको मिलेंगे। डिफरेंट पॉपुलेशन है, डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेज है। जब वो आप आएंगे यहाँ पर, तो आप कुछ एरियाज में आपको इंडिपेंडेंट ऑब्स्टेट्रिक्स, अगर आपके पास ऑब्स्टेट्रिक का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली यू आर हाईली लाइक इन डिमांड। एनेस्थीसिया, दो फील्ड्स इन रूरल फैमिली प्रैक्टिस, दे आर इन हाईली डिमांड। ऑब्स्टेट्रिक्स, सी सेक्शन एक्सपर्टीज, यहाँ पर फैमिली फिजिशियंस हैं जो कि दे रन फुल ऑब्स्टेट्रिक्स, एंड they need doctors who can anesthetize their patients if they need C-section. So there is a special field where family practice with anesthesia experience. तो अगर आपके पास फैमिली प्रैक्टिस का ट्रेनिंग और अगर आपके पास थोड़ा सा एनेस्थीसिया का एक्सपीरियंस है, तो यू विल बी इन डिमांड, और दे हैव अर्नड वेरी वेल। ये है अगर जैसे आप फैमिली प्रैक्टिस में यहाँ पर इनपेशेंट, रूरल में इनपेशेंट भी करना पड़ता है,
आपके पास जो तमाम चीज़ें ऑर्थोपेडिक और प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं वो आपके आते हैं। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप, अगर आपके पास इमरजेंसी का, ज़ियाउद्दीन का, लियाकत का या और कोई अच्छी इमरजेंसी फील्ड है जो कि आगा खान है, अगर वहाँ पे काम करने का थोड़ा सा आपके पास एक्सपीरियंस रहा हो, कर लें, तो दैट विल बी हाईली एडवाइजेबल। तो या ये, थैंक यू, आई विल नॉट टेक मच टाइम। थैंक यू फवाद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर, बड़ा एलेबरेट कर दिया आपने वो चीज़ों को। सलमान के पास अब मैं जाऊँगा। सलमान, बेसिक्स तो बता दिए कुछ फवाद भाई ने कि यू नीड टू हैव सर्टन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, और मेरे ख्याल से वो ज़्यादातर फैमिली फिजिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब एक डॉक्टर जिसने हाउस जॉब कर ली है एंड ही और शी वांट्स टू मूव टू कनाडा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो पाकिस्तान से जाते हैं वो इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। सो हाउ डू बोथ ऑफ जहीर दिस? जी जहीर जी जी, जहीर, दिस इज अली सैयद। बिफोर वी मूव ऑन टू सलमान, मेरा एक सवाल है उस श्योर श्योर श्योर। फवाद से। फवाद, आपने कहा ना कि स्पेशलिस्ट और एक्चुअली जर्नलिस्ट आर प्रेफर टू स्पेशलिस्ट, लेकिन वहाँ पे जर्नलिस्ट की डेफिनेशन क्या है? डज इट जस्ट इंक्लूड फैमिली मेडिसिन, या जैसे लोगों ने इंटरनल मेडिसिन की होती है या पीडियाट्रिक्स की होती है, वो भी जनरली जर्नलिस्ट ही कहलाते हैं? तो वहां नहीं, पर क्या यहाँ क्या पर ये है कि डेफिनेशन है? यहाँ पे पीडियाट्रिक्स और इंटरनल मेडिसिन जो है ना, वो सेपरेट फील्ड है। जर्नलिस्ट हमारे मुल्क में तो ऐसा ही है कि भाई आपने आपने इंटरनल मेडिसिन भी है तो आप जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो आपसे, आपके पास हो सकता है इंटरनल मेडिसिन का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको शो अगर आपने करा कि यार आप स्पेसिफिकली आप इंटरनल मेडिसिन के काम करते रहे हैं और आपने पिछले 6 साल में सिर्फ इंटरनल मेडिसिन ही किया है, आपने पीडियाट्रिक्स नहीं देखा, या आपने ऑब्स्टेट्रिक्स नहीं किया, या आपने साइकेट्री बिल्कुल नहीं की, तो आपको वो साइड लाइन कर देंगे। आपको कहेंगे आप इंटरनल मेडिसिन के लिए अप्लाई करें, या आप अगर आप जैसे न्यूरोलॉजी के लिए या स्पेशलिटी के लिए हैं तो सब स्पेशलिटी के लिए अप्लाई करें। तो आपको एज अ होल, एज अ फैमिली प्रैक्टिस की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे मैं आई एम वर्किंग इन रूरल, तो मैं जो है वो सारी चीजें कर रहा हूँ, इमरजेंसी भी देखूंगा, मैं डिलीवरी भी कराऊंगा, मैं जो है वो प्रोसीजर भी करूंगा, तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो फैमिली प्रैक्टिस की डेफिनेशन यहाँ, फैमिली प्रैक्टिस जैसे यूएसए में फैमिली प्रैक्टिस की डेफिनेशन है वो वैसी ही है, लेकिन यहाँ रूरल, आई डोंट नो कि आपके रूरल में आप लोग ऑब्स्टेट्रिक्स को बुलाते हो या नहीं बुलाते हो। हमारे यहाँ लोग फैमिली मेडिसिन ही डिलीवरी कर रहा होता है, वही अपने पैनल को फॉलो कर रहा होता है। तो ये, हाँ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल इन द सिटी काम कर रहे हैं और आपके एरिया में बड़ा हॉस्पिटल है, तो मे बी यू आर वर्किंग एज अ जनरल प्रैक्टिशनर, जो कि ऑब्स्टेट्रिक्स नहीं कर रहा, जो सिर्फ पेशेंट, सिर्फ क्लिनिक बेस कर रहा है, जो ऑन कॉल भी नहीं है। लेकिन उस जगह पर अभी इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, they are not allowing IMGs to go there. IMGs are mostly welcome in peripheral of the main cities या rural. And rural भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही rural है, they are all the facilities available. तो ये है, मैं एलोबरेट उस पर बहुत लंबा कर सकता हूँ, लेकिन या अच्छा, व्हाट अबाउट इमरजेंसी मेडिसिन? क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन वाले जो लोग होते हैं उनका भी काफी ब्रॉड एक्सपीरियंस होता है, तो जी वो जी, इस कैटेगरी में फिट हो इमरजेंसी सकते हैं? मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन वाले फिट हो सकते हैं अगर वो थोड़ा सा आपको जनरल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस दिखा दें। इमरजेंसी मेडिसिन एज अ स्पेशलिटी भी है। दे आर इमरजेंसी मेडिसिन, दे आर लाइक वो स्पेशलिटी पाथवे से आते हैं, फिर वो फैमिली मेडिसिन पाथवे से नहीं आएंगे। लेकिन हम जो रूरल में काम कर रहे हैं यार, आधी तो हमारी कॉल्स इमरजेंसी में ही होती, तो देट विल बी वैल्यूएबल डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर जो है वो फैमिली प्रैक्टिस में की जब नहीं आते रूरल में। emergency medicine as an emergency medicine specialty does exist in Calgary, Edmonton, the bigger center, the tertiary care hospital. They need emergency specialists, and they are advertised jobs as an emergency specialist. तो वहां के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके, कमिंग बैक टू सलमान। हाँ सलमान, इमिग्रेशन लेनी है लोगों ने और वहाँ जाके एज अ मेडिसिन काम भी करना है, डॉक्टर्स के तौर पे भी करना है, क्योंकि मेजॉरिटी आई थिंक जाती है, दे डोंट रियली, जो जो हमें डॉक्टर फवाद की प्रेजेंटेशन से भी पता चल रहा है कि इट्स अ लेंथी प्रोसेस। हाउ डू दे एडजस्ट, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं फॉर फ्रेश ग्रेजुएट को वो जाके तो इसको एक्सप्लोर कर सके कनाडा के ऑप्शन को? So, thank you very much for inviting me again, first of all. Nice. The question, coming to your question, as pointed out by Fawad as well,
आफ्टर ग्रेजुएशन बेसिकली कनाडा सबसे पहले आपको फाइनेंसेस इज अ मेजर हर्डल ओवर हियर। तो जैसे सोर्स जो फिजिशियन अप्लाई पे अकाउंट बनाना है, सबसे पहले तो व्हाट्स योर फर्स्ट स्टेप टू परस्यूइंग दिस सॉर्ट ऑफ लाइक करियर। तो सबसे पहले तो आपने फिजिशियन अप्लाई पे अपना अकाउंट बनाया। सोर्स वेरिफिकेशन पे एक डॉक्यूमेंट जो है उसकी जो फीस है दैट इज अराउंड $170। ठीक है, अब दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपने अपना कितना एक्सपीरियंस वेरीफाई करवाना है और कितनी सर्टिफिकेशंस जो है आप वेरीफाई करके उस पर डालोगे, क्योंकि दैट इज फर्स्ट थिंग जिसमें आपको एक एमबीबीएस की डिग्री तो आपने वेरीफाई करवा दी, दैट इज द जनरल रिक्वायरमेंट जो कि WHO के आपने जहां से भी कॉलेज से किया। दूसरी चीज है आपने अपनी हाउस जॉब जो है वो वेरीफाई करवानी है, उसके आप $170 एक साइड पर रख दो, and that would take at least depending upon आपने कितने source verified documents करवाए हैं, the cost will go exponentially up। तो जिस टाइम मैंने किया था तो मैंने 10 डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सोर्स वेरीफाई करवाए, क्योंकि मुझे अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी दिखानी थी, मुझे स्पेशलिटी एग्जाम्स की भी वेरिफिकेशन दिखानी थी। तो दैट कॉस्टेड मी अराउंड $1,700 just the first step, but I was comfortable because I was already working in Ireland at that time। लेकिन जो हमारा ग्रेजुएट है उसको एटलीस्ट दो चीजें जो सोर्स वेरीफाई करवानी है वो ये $340 to $500 के करीब आप अपना खर्चा पहला स्टेप रखोगे। देन आफ्टर दैट आपको एलिजिबिलिटी देगा आफ्टर सोर्स वेरिफिकेशन फिजिशियन अप्लाई के आप अब अपना MCCQE1 एग्जाम बुक कर लो। जिस टाइम आप MCCQE एग्जाम बुक करोगे, अब पार्ट 1 की जो फीस है दैट इज $1,330 कैनेडियन डॉलर्स। तो दैट इज द सेकेंड एडिशनल फाइनेंस राइट नाउ। तो MCCQE1 का ये है कि इट इज अवेलेबल इन प्रोमेट्रिक सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये थोड़ी सी आपको उसमें है वो है कि आप वहीं से पाकिस्तान से बैठ के दे सकते हो। 2021 जुलाई के अंदर कुछ जो है इसमें उन्होंने MCCQE2 की जो थी एग्जाम्शन कर दी थी, या दे हैव सेड कि जो 2022 का मैच जो लोग रेजिडेंसी अप्लाई कर रहे हैं तो उनको MCCQE2 नहीं देना, और उन्हें अपना वो जो एक साल का जो एक्सपीरियंस है जो हाउस जॉब जिसे आप कह लो, जो और हाउस जॉब ऐसी जो कि उन्होंने फवाद भाई ने अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी दिखाई थी कि एक सर्टेन कैटेगरी है जो एक्सेप्टेबल हाउस जॉब है कि आपने इतनी 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 की हो, वो सिमिलर है टू द आयरिश एक्सेप्टेबल इंटर्नशिप जिसमें आपने तीन महीने और एटलीस्ट 3 महीने मेडिसिन और 3 महीने सर्जरी और बाकी आपकी 2 महीने के ब्लॉक्स होने चाहिए, और जिसमें पीडियाट्रिक्स गायनी ऑप्स और ये सारी चीजें आप करके वो एक्सेप्टेबल आप बनाओगे। जब वो एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपने MCCQE1 बुक कराया, MCCQE1 बुक कराने के बाद आपने वो एग्जाम भी आपने क्लियर कर लिया। नाउ इज द थर्ड स्टेप को कुछ लोग हैं जो सबसे पहले जो है थर्ड स्टेप को फर्स्ट स्टेप से पहले प्रीसीड करते हैं, वो है PR लेना, परमानेंट रेजिडेंसी इन कैनेडा। For anyone applying to Canada, it is pretty difficult। अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है तो आपकी जो कैनेडियन नेशनल रेजिडेंसी है आपके एक्सपोनेंशियली जो कुछ प्रोविंसेस हैं उसमें तो रिक्वायरमेंट ही है कि आपके पास PR होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एज ही सेड के 6 डिफरेंट अदर प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस की आपको स्पेशली स्टडी करनी पड़ेगी कि जी किस प्रोविंस के अंदर PR रिक्वायर्ड नहीं है, किस प्रोग्राम में PR रिक्वायर्ड है और कौन सा प्रोग्राम आपको स्पॉन्सर कर सकता है। जैसे US के अंदर आई नो कि जी आपको जो वीजा होता है, डिफरेंट वीजा कैटेगरीज होती हैं, वो प्रोग्राम्स आपको वहां से स्पॉन्सर कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है कि दे वुड प्रेफर, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, कहने का मकसद है आप अगर प्योरली IMG हो तो आपके चांसेस लेसर हैं टू मैच इन अ रेजिडेंसी एज अपोज्ड टू इफ यू हैव अ PR। तो लेकिन PR इज अ हर्डल, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी PR इज ऑल्सो अनदर देयर इज अ कैच, अ बिग कैच ओवर हियर, बिकॉज कैनेडा इज वेरी फ्रेंडली टू गिव यू इट्स सिटीजनशिप। अगर आपके पास PR है और आप कुछ भी नहीं कर रहे कनाडा के अंदर, इवन इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब,
तो आप 3 साल आपने टैक्स पे करना है, they would say okay fine you are eligible to apply for a further passport और आपको वो पासपोर्ट दे देंगे. तो that is another catch, क्योंकि मेरे ख्याल में हर IMG का एक और जो सेकंड मकसद होता है कि यार कोई और आपके पास पासपोर्ट या कोई और सिटीजनशिप हो, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी उससे बेहतर हो जाती हैं. अब जिस टाइम आप रेजिडेंसी मैच में अप्लाई करोगे तो फाद भाई ने कहा था कि यू हैव टू केयरफुली, क्योंकि कनाडा का सिस्टम इस तरह का है कि बहुत ही हाई टायर प्रोग्राम्स हैं और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि बहुत फ्रेंडली हैं जहां पे आप आराम से मैच कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे जहीर भाई ने न्यूक्लियर मेडिसिन की हुई है, तो आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट देयर स्टैट्स इन द लास्ट 3 to 4 years. तो जितने लोगों ने न्यूक्लियर मेडिसिन में अप्लाई किया, नोबडी मैच्ड, नो IMG मैच्ड. तो 0 इज द सक्सेस रेट अगर आप न्यूक्लियर मेडिसिन परस्यू कर रहे हो. इसी तरह अगर आप न्यूरो सर्जरी परस्यू कर रहे हो या कार्डियोथोरैसिक सर्जरी परस्यू कर रहे हो, तो उसमें मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन द गेटिंग मैच इन अ प्रोग्राम जस्ट बीइंग एन IMG इन न्यूरो सर्जरी और कार्डियोथोरैसिक सर्जरी इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है. अब फैमिली मेडिसिन और इंटरनल मेडिसिन इज द मोर, और इमरजेंसी मेडिसिन और सिमिलरली साइकेट्री जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा मैच रेट हुआ. 2020 का जो मैच था इट वाज डिफरेंट इन अ वे कि इनका मैचिंग रेट फॉर IMGs वाज अराउंड 63%. मतलब 30 से अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया तो 63 मैच किए और 37 वर नॉट मैच. लेकिन उससे पिछले सालों का आप अगर क्यूमुलेटिव 3 सालों का निकालो तो दैट वाज अराउंड 30%. तो 2020 का मैच ऐसा था कि उसके अंदर दे वर वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ IMG एक्सेप्टिंग as opposed to not accepting. तो आई थॉट कि दैट, क्योंकि जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यू शुड प्ले योर कार्ड्स राइट. आप ये नहीं कर सकते कि यार आपने सोर्स वेरिफिकेशन कराई है, इतनी फीस भरी और इन दी एंड आप मैच ही कहीं नहीं कर पा रहे. तो दैट इज काइंड ऑफ लाइक sort of तो this is my starting point कि जैसे आपने, अगर आप रेजिडेंसी वाले पाथवे पे जा रहे हो तो this is the pathway for you. I will come back again to the postgraduate route when you're gonna ask me a question. तो अगर इसके ऊपर कोई सवाल है तो you can ask. अभी वापस आते हैं इस पे. डॉक्टर फवाद, आपकी डिस्कशन से जो दोनों की मुझे अब तक अंदाजा हुआ है, इट्स कनाडा इज मोर प्रोविंस ओरिएंटेड. प्रोविंस हैव मोर अथॉरिटी एंड देयर इज कोई सेंट्रल कोई पॉलिसी नहीं है कि आपको. तो अगर हमने इस तरह रैंक करना है तो विच आर गुड प्रोविंसेस जहाँ के लिए IMGs को सोचना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, और कौन से ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पे चांस स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग कम होता है फॉर IMGs टू गेट सेटल्ड इन फॉर रेजिडेंसी या फॉर फैमिली मेडिसिन? वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया का प्रोग्राम है अभी और दे आर रनिंग वेरी सक्सेसफुली. वहाँ पर बेसिकली द सिलसिला वही है कि मतलब आपका जो इनका ग्रेजुएट रेजिडेंट्स का निकलता है ना, they are not inclined to work in rural areas. प्रेरीज हैं, ये जितने भी प्रोवेरियल प्रोविंसेस हैं, इनके रूरल एरियाज में ये लोग जाके काम नहीं करते, वो शहर में सेटल होना चाहते हैं. स्पेशलिटीज हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं पाथवे में, तो वो स्पेशलिस्ट आप अपना कोई इनका सेंटर नहीं. तो मोस्टली प्रेरी प्रोविंसेस आर वेरी गुड. मैनिटोबा है, अल्बर्टा, मैनिटोबा और ओंटारियो तो बिल्कुल क्लोज है क्योंकि सारे ही इनके अपने रेजिडेंट्स वहां जाके जॉब करते हैं. तो ओंटारियो इज वेरी डिफिकल्ट, दे आर नॉट ओपनिंग अप एट ऑल. नोवा स्कॉशिया और न्यूफाउंडलैंड भी ओपन कर रहे हैं. तो या आई वुड रैंक मे बी अल्बर्टा इज फर्स्ट, देन BC, देन सस्केचुआन. सलमान, किसी ने FCPS किया है, MRCP किया है, या कोई ऐसी फॉरेन क्वालिफिकेशन उसके पास है ऑलरेडी, उन्होंने आयरलैंड से या कहीं और, उसका क्या स्कोप है? यू जस्ट गेट इनटू द प्रोग्राम सडन एज सच, या कोई उसमें भी हर्डल्स या हिचेस हैं उसमें भी? So this is a very good question. तो practice readiness assessment अगर आप पाथवे पे हो और आपने किसी भी acceptable jurisdiction में काम किया हुआ है, that is कि आपने if you have trained in Ireland, if you have trained in UK, if you have trained in Australia, if you have trained in New Zealand, तो आप directly without working even a single day in Canada, you can just write to the college of your specialty और आप कहोगे कि जी मैं FRCPC के एग्जाम में अपेयर होना चाहता हूँ, राइट?
तो जितनी भी क्राउन कंट्रीज हैं, यूके में काम करने का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जिन लोगों के पास जो भी स्पेशलिस्ट रजिस्टर पे हैं यूके के अंदर, दे कैन जस्ट राइट टू द प्रोविंशियल जो आपका कैनेडियन स्पेशलिटी बोर्ड है। फॉर एग्जांपल आप एनेस्थीसिया में आपने किया, आप कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन कनाडा एनेस्थीसिया को लिखोगे कि मैंने यूके से ये किया हुआ है, आई एम अ स्पेशलिस्ट वर्किंग ओवर हियर, आई वांट टू गिव एन एग्जाम। वो आपको आपसे जो डिग्रीज वगैरह आपकी मांगेंगे और आपका जो एक्सपीरियंस है वो वेरीफाई करेंगे, एंड दे विल गिव यू जस्ट अ स्लॉट टू अपीयर इन द एग्जाम। और उसकी बेसिस पे यू कैन acquire a specialist license and you can go over there and work as a specialist. That is the easiest way, or that is also very very sort of like lucrative, क्योंकि for people who have trained in UK, they know कि यहाँ पे जो सैलरी स्केल्स हैं या जो सैलरी पे पॉइंट्स हैं वो कंसल्टेंट के या जो रजिस्ट्रार के हैं, they don't have a very huge difference. लेकिन if you are doing a $60,000 per annum job as a fellow in Canada, when you become a consultant, it directly jumps to 250,000 Canadian dollars. So that is like a huge jump. तो ये बहुत बड़ा कैच होता है कि जी आप नॉर्थ अमेरिका या कनाडा में जब आप काम कर रहे हो तो दैट इज लाइक तो प्रैक्टिस रेडी असेसमेंट प्रोग्राम फॉर working in a jurisdiction which is acceptable to the college of to all the Canadian college, that is one thing. सेकेंड थिंग, आपका इसी सवाल का जो दूसरा प्रॉन्ग है कि जी अगर आपने एफसीपीएस की ट्रेनिंग की हुई है या एमसीपीएस की ट्रेनिंग की हुई है या पाकिस्तान में कहीं एक्सपीरियंस है आपका, तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि आपका जो रेजिडेंसी का जितना भी एक्सपीरियंस है वो कॉलेज आपको सोर्स वेरिफिकेशन इसी तरह आपसे लेगा, आपकी सर्टिफिकेशन कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग, और वो आफ्टर कॉन्टेक्टिंग योर प्राइमरी ट्रेनिंग साइट आपको वो वेरीफाई कर देंगे एंड दे विल से ओके फाइन वी हैव यू हैव डन दिस ट्रेनिंग, तो वी आर गिविंग। अच्छा, ये सोर्स वेरिफिकेशन की बात है, लेकिन इस सोर्स वेरिफिकेशन के ऊपर आप कब अप्लाई करोगे? मैं अगर आयरलैंड में काम कर रहा हूँ या यूके में काम कर रहा हूँ या एफसीपीएस का मैंने कोई एग्जाम दिया हुआ है, आई हैव क्लियर्ड एफसीपीएस, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपना सोर्स वेरिफिकेशन पे इतना खर्चा करके उसको सोर्स वेरीफाई करूँ? उस पॉइंट का आंसर ये है कि मुझे ऑलरेडी किसी प्रोग्राम ने या किसी यूनिवर्सिटी ने सिलेक्ट कर लिया और किसी प्रोग्राम ने मुझे क्या दिया कि यार वी आर प्रोवाइडिंग यू, हमने इंटरव्यू में आपको क्वालिफाई, यू आर एलिजिबल, आप अब एक काम करो अपनी सोर्स वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजो एक हमारे कैनेडियन फिजिशियन अप्लाई को, और आप जो है उसको वेरीफाई कराओ, यू ऑलरेडी हैव अ जॉब। अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने जो जितना भी आपका एक्सपीरियंस है उसको कनाडा के जो मेन सेंट्रल बॉडी है उसको भेज रहे हो, और वो जब आपकी वेरीफाई कर देगी तो वो जिस टाइम वेरीफाई होता है तो उसी वक्त वो आपसे पूछेंगे कि नाउ देयर आर दिस लिस्ट ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स अल्बर्टा, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक, व्हाटएवर, आपसे कहेंगे कि आप इसमें से किस कॉलेज का किस प्रोविंस का लाइसेंस एक्वायर करना चाह रहे हो। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो सारी जो सोर्स वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है उधर ट्रांसफर कर देंगे उस कॉलेज को। फिर कॉलेज आपको कांटेक्ट करेगा और आपको कहेगा कि जी आपका हमें जो अपना इंटरव्यू लेटर है, जो आपका एक्सेप्टेंस लेटर है या जो ऑफर लेटर है वो भेजो, और साथ में अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की, अगर आपने आइल्स किया हुआ या ओईटी किया हुआ या अगर आपने नहीं किया हुआ लेकिन यू आर वर्किंग इन यूके या आयरलैंड, तो आपको एग्जाम्शन उससे मिल जाएगी। वंस दैट इज विद यू तो वो आपको दे देंगे एक सुपरवाइज ट्रेनिंग का license to practice in that institute which has offered you a job, और आप वहां जाओगे और आप जितनी भी आपकी ड्यूरेशन है उसमें you have a supervised license to practice saying that, क्योंकि आप इस रूट से जिस टाइम आ रहे हो तो सोर्स वेरीफाई ऑलरेडी आपने अपनी ट्रेनिंग करा ली है, बेशक आपने एफसीपीएस किया या जो भी किया, that training has been accepted by that provincial college, और अब आप अगर कनाडा में 1 साल या 2 साल काम कर रहे हो तो एट दी एंड आपको आपका सुपरवाइजर कहेगा या आपको कहीं और से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज अ कंसल्टेंट, तो वो आप पिक कर सकते हो, आप इंटरव्यू दे सकते हो, उसका फिर फर्दर आगे प्रोसेस उसी तरह चलेगा। आप एक टाइम पे कितने कॉलेजेस को अप्लाई कर सकते हो? इट हैज टू बी वन कॉलेज या आप मल्टीपल एरियाज में अप्लाई कर सकते हो?
after source verification? आप उसी कॉलेज में अप्लाई करोगे जहां से आपके पास जॉब है। मतलब फर्ज Okay. किया मेरे पास कैलगरी से जॉब थी, तो आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू अनदर कॉलेज, मैं क्यों पे करूं उसको? ठीक है। तो मैं उस कॉलेज का एक वो करूंगा लाइसेंस एक्वायर। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पेशली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स के पोस्ट ग्रेजुएशन रूट में ना वो सबसे पहले आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपके पास स्पॉन्सरशिप की या फंडिंग की कोई सोर्स है कि नहीं। अब जितने भी सऊदी आ रहे होते हैं या जो भी ओमान या मिडल ईस्ट या इन जगहों से लोग आ रहे होते हैं, उनको उनकी गवर्नमेंट वो कर रही होती है, पे कर रही होती है। तो वहां पे भी आपकी ग्रेजुएट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनके दो ग्रुप्स बन जाते हैं। एक ग्रुप वो है जिनके पास फंडिंग ऑलरेडी मौजूद है इनकी कंट्री से, एक उस तरह के लोग हैं जिनके पास कोई फंडिंग मौजूद नहीं है और उनको उसी कॉलेज ने ही पे करना है। तो आपका मेरिट स्कोर और नीचे चला जाता है। तो यू आर कंपीटिंग विद दैट लॉट जो कि ऑलरेडी जिसकी हुकूमत भी उसके पीछे खड़ी हुई है और उसके पास फंडिंग सोर्स भी है, और आपका जो है फिर आपका जो जितना भी वो है ट्रेनिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस है, जो भी चीज आपने इंटरव्यू में उनको इम्प्रेस कर दिया, तो दे विल से नहीं, वी वांट दिस पर्सन फॉर एनी रीजन, दैट कुड बी एनी रीजन कि यार, तो इस तरह से फिर आप जो है उस कॉलेज में लैंड करते हैं। डॉक्टर फवाद, आपने मेंशन किया कि बिफोर गेटिंग इनटू लाइक एनी प्रोग्राम है कुछ और रूट्स भी हैं कि आप जॉब के लिए जैसे कर सकते कि आपने जाके फारिग तो नहीं बैठना, क्लिनिकल असिस्टेंट का अलवन आप बता रहे थे, ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं कि जिसमें यू स्टे इन टच विद योर फील्ड ऑल्सो और आप अपना प्रोसेस भी अगर चलता रहे, उसका कोई कैप है कि मतलब वो मैक्सिमम आप कितनी देर तक कर सकते हो ये सारी चीजें? नहीं, ऐसा कुछ इस मामले में ये बिल्कुल पाकिस्तान। अगर आप जानते हैं, जैसे हमारा, मैं लोगों को जानता हूँ, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट इज वेरी वेरी एल्बर्टा एडमिंटन में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा। तो इफ यू नो अ सर्जन, आपको पता मालूम है, आप जानते हैं, उनके पास जाएं कि यार आपके पास कोई रिसर्च अपॉर्चुनिटी है, यू कैन अप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान इवन। तो या इस तरीके की जॉब्स हैं, रिसर्च असिस्टेंट की जॉब्स हैं, क्लिनिकल एंड सर्जिकल असिस्टेंट की जॉब्स हैं, इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। क्लिनिकल ओंटारियो में अगर आप रह रहे हैं तो जैसे IMG कनाडा है, वहां पर एक वेबसाइट है IMG कनाडा की, फेसबुक के ऊपर। तो उसमें जो फिजिशियंस हैं, दे वांट अ क्लिनिकल असिस्टेंट। वहां का क्लिनिकल सिस्टम जरा डिफरेंट है। दे वांट लाइक 5-10 मिनट्स उनके पास होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि IMG को हायर कर लेते हैं, दे पे देम अबाउट 3 क्लर्क कर लेता है, पेशेंट प्रिपेयर कर लेता है, तो वो प्रेजेंट कर देता है, वो सर्जन, उसको डॉक्टर को टाइम नहीं देना पड़ता, एंड ही मूव्स ऑन क्विकली राइटिंग अ प्रिस्क्रिप्शन। तो इस तरह की जॉब भी, स्पेशली इन ओंटारियो, आई नो दैट्स हैपनिंग। कुछ प्लेसेस के अंदर जैसे मेडी सेंटर, दे हायर फॉर एग्जांपल नर्सिंग असिस्टेंट और प्रोसीजर असिस्टेंट, कि वो पेशेंट को प्रिपेयर कर लेंगे, आपका इक्विपमेंट प्रिपेयर कर देंगे। तो इस तरह की जॉब्स भी हैं। लेकिन आई थिंक द बेटर ऑप्शन इज अ क्लिनिकल असिस्टेंट एंड अ रिसर्च असिस्टेंट, दे आर अवेलेबल। आप इसमें आपको जो है वो जरा आना पड़ता है फिजिकली, जब तक वो आपको बाय फेस नो करेंगे, आप उनके साथ डिस्कशन करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो वो जॉब्स निकलती हैं। इस मामले में ये पूरा पाकिस्तान है, आपकी नो हाउ मिल जाती है तो वो आपको आसानी से भी, बहुत आसानी से मिल सकती है। अनदर क्वेश्चन इससे रिलेटेड, लेकिन ये मोर क्योंकि जहाँ तो फिर वही बात है कि इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ कि उसमें जब वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं तो दैट काउंट्स के एक सेक्शन आई थिंक होता है इफ यू हैव अ जॉब ऑफर इन कनाडा। तो जब क्लिनिकल असिस्टेंट दूसरी आप बता रहे हैं, बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है एंड ही अप्लाइज थ्रू अ फ्रेंड या किसी को जानता है, वो जो ऑफर होती है, डज दैट क्वालिफाई इन द इमिग्रेशन प्रोसेस? डेफिनेटली, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके उससे आपकी तो जो एप्लीकेशन है वो तो बहुत फास्ट हो जाएगी। ओके। और इसी पॉइंट का थोड़ा सा मैं भी इसी पे एक्सपैंड करना चाहूंगा कि अगर आपके पास जॉब है तो दैट इज अ गुड स्कोर, लेकिन आपके पास अगर जॉब है और वर्क वीजा भी है और आप कनाडा में आ गए वर्क वीजा पे, तो आप वहां से भी बैठ के PR अप्लाई कर सकते हो, और दैट मेक्स योर स्कोर इवन हायर कि यू आर ऑलरेडी डूइंग अ जॉब इन अल्बर्टा या जिस भी प्रोविंस में, और आप इस वक्त PR पे अप्लाई करते हो, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग। अच्छा, दूसरी चीज जो थी, ये जो क्लिनिकल एसोसिएट या रिसर्च पोस्ट हैं, मैंने कुछ फ्रेंड्स अपने वहां पे देखे थे, क्योंकि वो बेसिकली फैमिली के साथ आते थे और वाइफ्स भी ऐसे होती थी जो डॉक्टर ही ऑलरेडी होती थी,
तो किसी भी यूनिवर्सिटी में वो मास्टर्स लेवल की स्टडीज भी कर सकती हैं, 1 से 2 साल के वहां पे मास्टर्स के कोर्सेज हैं दैट आर वेरी अफोर्डेबल। मतलब 8 से 10 हजार कैनेडियन डॉलर आपको वो इवन लोन भी आप तो इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हो। यू कैन Exactly. while over there you can do an education, your spouse can do your education and she can actually get a job at the end of your fellowship program, तो दैट इज ऑल्सो लाइक अ गुड थिंग। और जो एक चीज आपने और पूछी थी, मेरे एक दोस्त था रेडियोलॉजी में, ही केम ऑन अ पीआर एंड ही वाज जॉबलेस अनएम्प्लॉयड फॉर 8 or 9 months बिफोर ही गॉट अ जॉब। तो उसने क्या किया था, वो टेली रेडियोलॉजी करता था बिकॉज ही वाज ऑलरेडी डन पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, सो ही वाज डूइंग टेली रेडियोलॉजी एंड ही वाज गेटिंग पेड। तो लोग इस तरह से भी सरवाइव कर रहे थे। लेकिन पीआर, इफ यू हैव अ पीआर, तो पीआर गिव्स यू दैट फ्रीडम कि यू कैन डू एनीथिंग। मतलब आप ऑड जॉब करो या ना करो, दैट इज अप टू यू। आप स्कूल में पढ़ा भी सकते हो, या आप अगर आपके पास कोई अदर स्पेशलिटी है या मास्टर्स है, तो यू कैन वर्क इन ऑल दोज एरियाज। नो, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ऑड जॉब ही करो, मतलब पिज्जा बेचो या डिलीवरी करो। इससे इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो बीइंग अ मेडिकल ग्रेजुएट। ओके, आप लोगों ने थोड़ा बहुत टच किया है इसको, लाइक स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स ऑफ इट, सोर्स वेरिफिकेशन, एवरीथिंग। लेट्स ट्रांसलेट इनटू पाकिस्तानी और टाइम फ्रेम। अगर लेट्स से कोई आज अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है, ये मैं पहले भी हमेशा दूसरे प्रोग्राम्स के लिए पूछता हूँ कि व्हाट इज द अमाउंट टू हैव इन माइंड एंड व्हाट इज द टाइम फ्रेम फ्रॉम स्टार्टिंग टिल रीचिंग कनाडा। मैं पहले आंसर करूं या डॉक्टर श्योर श्योर, फवाद? आप कर दें सर सब। अच्छा, मेरी जो असेसमेंट है ना वो ये है कि आप पाकिस्तान बैठे हो, आपके पॉइंट स्कोर अच्छे बन रहे हैं, तो आप सबसे पहले करो 700-800 डॉलर जो है आप अपने साथ अलहदा रख लो। कनाडा की अपनी साइट है जहां से यू डोंट हैव टू गो टू एनी रिक्रूटमेंट कंपनी या रिक्रूटमेंट पीआर। आप उस कंपनी उस साइट पे जाओ और अपनी पीआर एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो। पीआर एप्लीकेशन प्रोसेस की जितनी भी फीस है 700 से 800 डॉलर है। कुछ पाकिस्तान के अंदर पीआर के कंसल्टेंट्स होते हैं, वो 5,000 से 7,000 कैनेडियन डॉलर्स आपसे मांगते हैं। तो आई थिंक दैट इज अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी। तो जिस टाइम आपके पास पीआर होगा ना, तो आपकी मोटिवेशन फिर अगले स्टेप के लिए खुद ही बन जाएगी। मतलब कहने का मकसद है, यू हैव गॉटन अ पीआर, यू हैव अ सर्टेन डेट टू कम इनटू द कंट्री, मतलब 3 साल के अंदर अंदर आपने कंट्री में एंटर होना होता है। तो आप पाकिस्तान में बेशक अपना रेजिडेंसी प्रोग्राम बीच में कर रहे हो या हाउस जॉब कर रहे हो या कोई भी चीज कर रहे हो, उसे कंप्लीट करो। यू हैव 3 इयर्स। आप साथ में जॉब्स अप्लाई करते रहो, आप अप्लाई करते रहोगे, आपको कहीं जॉब मिलती है विद इन 3 इयर्स आप उधर आओ, रादर कि आप वेस्टिंग इवन अ सिंगल डे, आप जाके डायरेक्टली जॉब पे लग जाओ। तो और जो इकोनॉमिक्स ऑफ द एग्जाम इटसेल्फ है और जो सोर्स वेरिफिकेशन है, एज आई सेड कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई 10 सर्टिफिकेट्स हैं तो आई पेड $1,700। लेकिन अगर आपने 3-4 सर्टिफिकेट्स हैं तो 500 से 600 कैनेडियन डॉलर्स आपकी सोर्स वेरिफिकेशन फीस है। 1300, तकरीबन आप 3,000 कैनेडियन डॉलर्स का ब्रैकेट रखो फॉर ऑल द एग्जाम्स, मतलब 1,330 MCCQE1 की फीस है। तो ऑस्की और नैक जो है वो तो आपने कनाडा में आके देने हैं, तो उसमें फिर आपकी फ्लाइट और इन सारी चीजों के भी कॉस्ट ऐड हो जाएगी, और फिर आपका जो भी खर्चा उधर होगा दैट वुड बी एडेड ऑन टॉप ऑफ इट। तो आई थिंक रफली 6 से 7 लाख रुपए आई वुड से कि दैट शुड बी द मिनिमम जो कि आपके पास होने चाहिए टू इवन कंसिडर। और कंसिडरिंग के कैनेडियन डॉलर की अभी क्या कन्वर्जन रेट चल रहा है, दैट इज समथिंग एज वेल। तो आई डोंट थिंक कि इन दी एंड आपको अगर जॉब मिल रही है, आपको पीआर मिल रहा है, एक नेशनैलिटी मिल रही है, तो दैट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव सॉर्ट ऑफ लाइक रूट टू टेक। डिपेंडिंग हर बंदे के अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टेंस है। लेकिन आप किसी और कंट्री को अगर कनाडा के साथ कंपेयर कर रहे हो, और कनाडा में बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपकी पीआर वहां पे आपके पास पीआर है, आपके पास राइट्स हैं, तो यू वॉन्ट बी यू ऐसा नहीं है। life gets easier. Dr. Fawad, if someone is not like we job नहीं कर रहा है, he or she is there in Canada, what are the expenses जो कि जेन में रखने चाहिए पर मंथ, तो कि आप नॉमिनल एक्सपेंसेस लेके आपके पास पर मंथ के हिसाब से आपको पहुंचना चाहिए कनाडा? तो इसमें सर मैं मतलब डॉलर में बात करूंगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर आप डॉलर के हिसाब से खर्च कर रहे होते हैं।
तो आपको एवरेज तकरीबन, अगर आप एक छोटा मोटा भी रेंट पे घर ले रहे हैं, अगर तो आपको कोई यहाँ पर दो फैमिली है, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर तो आपके खर्चे बहुत मिनिमम हो जाते हैं। ठीक है, आपको शायद $1000 महीने का भी आपका खर्चा मुश्किल से होगा फिर। लेकिन अगर आपकी फैमिली नहीं है, आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और आप ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक छोटे से छोटा घर, आई डोंट नो कैलगरी में क्या हिसाब किताब है, लेकिन यहाँ पर भी तकरीबन 1200 से 1500 तक का आपको डॉलर का किराया आपका महीने का लग रहा है। Okay. फिर आपको यहाँ पर जी आपको जो है वो आपको ट्रांसपोर्ट, अगर आपको गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो आपको रखना पड़ती है, कि अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं आपके पास, अगर मियाँ बीवी हैं देन द खर्चा बहुत कम है। फिर तो आप ट्रांजिट सिस्टम इस्तेमाल कर लें, ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर लें सिटीज के अंदर, वो अच्छा ट्रांजिट सिस्टम है। आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, और फिर आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बाहर रह रहे हैं तो फिर तो आपको गाड़ी एक चाहिए। तो छोटी मोटी गाड़ी आपको अगर आप रख रहे हैं तो $5,000 to $6,000 की रिलायबल कार आपको मिल जाती है। फ्यूल आप लगा लें तकरीबन में भी $150 से $200 आपका, तो इट अबाउट महीने का आपका ट्रांसलेट करके तकरीबन आई वुड से $2,500 Okay, पर maximum मंथ। like अगर आप बहुत $3,000. Okay. हाँ मैक्सिमम कम करके आप खर्च कर रहे हैं तो आप इतना। और यहाँ पर अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो आप कोई भी जॉब कर रहे हैं मतलब, तो आप इससे ज्यादा ही कमा रहे हैं। Okay. Okay. अब क्योंकि हम ऐसे एंडिंग तरफ जा रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्टिमिज्म ऑन स्केल ऑफ 1 to 10। आप दोनों क्या रेकमेंड करते हैं, कितना ऑप्टिमिस्टिकली आप इसको देखते हैं कि समवन शुड परसू इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट इमिग्रेशन ओनली, बट जेन में ये मेजोरिटी होती है कि इमिग्रेशन हो जाए, वहां जाके देखा जाएगा, जो होगा कर लेंगे। लेकिन फ्रॉम रेजिडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू या पोस्ट ग्रेजुएशन की क्योंकि हम की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना आप रेकमेंड करेंगे कनाडा को फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू? फवाद पहले बता दें, फिर सलमान से पूछते हैं। नहीं, मैं तो रेकमेंड हाईली करूंगा कि यहाँ पर आपकी एक ह्यूमन वैल्यूज यू विल फाइंड दे आर लाइक कैनेडियंस आर बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। आपको कभी मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी ने तंग नहीं किया। दे वैल्यू योर वर्क, दे वैल्यू योर कंट्रीब्यूशन। आपको अपनी फैमिली, आपके बच्चे चाहे कैसे आपको, यानी कि आप जिस भी कम्युनिटी में अगर रह रहे हैं किस शहर में, तो आपके पास अवेलेबल होगा एक्सेस टू द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, स्कूल इज फ्री डेफिनेटली। बच्चों की एजुकेशन आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ इट। आपका बच्चे, आपका स्टेटस जो कुछ भी हो, बच्चे जो है गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ देम। हेल्थ इज, आपका PR कार्ड अगर आपके पास है तो हेल्थ विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट। आपको परेशान नहीं होना, आपको इंश्योरेंस के पीछे नहीं भागने पड़ता। आपको अगर कोई इमरजेंसी हो रही है, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ इट। और सेकंड थिंग मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड वर्क करके आओ, तो आपको यहाँ पर यू कैन डू वेरी वेल। और देयर आर अपॉर्चुनिटीज फैमिली प्रैक्टिस के लिए। डेफिनेटली मैं तो इनकरेज करूंगा जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो, अगर ये जो अगर फातिमा मेमोरियल, लियाकत या यहाँ से अगर आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ले लें, तो आप वहां से बैठ के इंटरव्यू दें, आपको डेफिनेटली यू विल बी टेकन इनटू वन सिस्टम। दे स्टिल नीड फैमिली प्रैक्टिशनर्स। तो यहाँ पे साइकिल आता है और फिर उसमें डिमांड बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, लेकिन they will need family practitioners. Mostly they are family practitioners working in rural. They are very, very old and they will be retiring soon, many of them. So yeah. Okay. And their graduates are not working in rural. Salman, final words. Final words, Canada's very, very interesting healthcare system. It's very research oriented. Career wise, when I have worked in 3 different systems. I've worked in HSC Ireland. I am currently working in NHS UK, and I've seen Alberta. So Alberta, I have not seen USA, but I will probably, pursue in some point in future, maybe just to, see draw that comparison. But when I went to Canada, and I am talking about, I went to a very big center. I don't know what happens in the rural community, but I was blown away because they were conducting futuristic researches, 30 to 40 parallel researches, which would be setting up the guidelines for any stroke future sort of like guidelines in the next 5 years or 10 years.
So you can never see, and I never see. I have worked in Ireland in a very big center. I've worked in another big center, but I was never able to, find a difference, much of a difference between Pakistan and Ireland. But when I went to Canada, it totally, blew me away, because what was happening over there was totally, futuristic, very, very research oriented. For my career growth, just that 1 year of experience was something, which I would always be, kind of like, cherish, or that made me a very good physician. Or saying that आपकी social welfare or Canada or सारी चीजें, that is added benefit. But just from a professional point of view, if I have to give a very sincere advice to anyone, and specifically focusing to people who are postgraduates, क्योंकि postgraduates पाकिस्तान में without any exam to go into Canada and do a fellowship from there is one of the most sort of like, accessible route, very less explored. और इसको जो है ना, हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट्स है ना, दे शुड लाइक बी ऑन टॉप ऑफ इट. क्योंकि अल्बर्टा के अंदर एडमिंटन जो है कैपिटल है, एंड एडमिंटन हैज अ प्रोग्राम डायरेक्टर. एनीबडी हु इज परस्यूइंग स्ट्रोक, दोनों प्रोग्राम डायरेक्टर्स जो हैं पाकिस्तानी प्रोग्राम डायरेक्टर्स हैं, एंड दे हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस. So I would highly recommend people who want to do a fellowship. They are most welcome, even if they are working in Ireland or UK. They should at least for one time, go to Canada or US just to draw that comparison, because I think there is no other way to see what is happening on the ground in Canada in a bigger center. So I'm very optimistic. I'm very, very sort of like, excited when I talk about Canada and my experience about Canada. So every single day was like, life changing and evolving for me. Practicing medicine in Canada is very, very, demanding. तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो, और आप किसी बड़े सेंटर में जा रहे हो, तो योर प्रोग्राम डायरेक्टर और योर प्रोग्राम विल ग्राइंड यू लाइक एनीथिंग, एंड sort of like, कि आपको बेटर फिजिशियन बनाना है. उनका मकसद ही आपको ये है कि बेटर फिजिशियन बनाना. तो I would say that experience is you cannot see it unless you explore it. So it is worth the shot, it is worth the risk, and you don't have to pay anything to get an interview. To give an interview, आपका कोई 1 रुपया भी नहीं खर्च हो रहा. जब आपको इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, then the game starts. तो आप देखते रहो, अगर आपकी कोई इस तरह की एम्बिशन है तो. एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट अल्बर्टा. पोस्ट ग्रेजुएट रूट्स जो हैं, जिसमें फेलोशिप का रूट जो मैंने पर्सनली परस्यू किया, आई थॉट इट वाज द मोस्ट इजीएस्ट रूट, कि कोई एग्जाम नहीं देना पड़ा मुझे. मेरे पास ऑलरेडी MRCP की डिग्रीज थी, यूरोपियन बोर्ड एग्जाम्स थे, लेकिन अगर किसी का कोई और पैरेलल एक्सपीरियंस है, बट इफ दैट पर्सन गेट्स सिलेक्टेड बाय प्रोग्राम डायरेक्टर, दैट इज इनफ. थैंक यू सो मच. इट वाज वंडरफुल डिस्कशन. आप लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए. आई थिंक कनाडा, आई थिंक इट्स वन ऑफ द टेरिटरी कि लोगों को बहुत कम पता है इसके बारे में. USA, UK, आयरलैंड का सबको ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बट दिस वाज a wonderful talk. Or I don't think so we have any questions right now. Can participants, you can already just comment. Zahir, मैं भी कहूँगा कि as a rural practice और रूरल एरिया में अगर कोई चाहता है कि वो आके फैमिली प्रैक्टिस में कोई अटैचमेंट वगैरह करना चाहे, या ऑब्जर्वरशिप भी हो सकती है, हैंड ऑन अटैचमेंट तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वरशिप करना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम टू राइट टू मी, एंड या आई कैन. That's great. क्योंकि पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं, आई थिंक इफ यू हैव एनी फॉलो अप क्वेश्चंस तो आप फेसबुक के हमारा जो पेज है उस पे आप ड्रॉप करें, या मेरा ईमेल एड्रेस है, या फॉर दैट मैटर आपका यू जस्ट रीच आउट, देयर विल बी समवन जो कि आपको इस पे और ज्यादा गाइड करेगा. डोंट वरी अबाउट दैट. एंड अगेन इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू, डॉक्टर सलमान, डॉक्टर फवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. एंड डॉक्टर अली सैयद, इफ यू हैव वांट टू से एनीथिंग, तो फिर हम उसके बाद क्लोज करते हैं सेशन को. थैंक यू फॉर टेकिंग अस. ओके, इट्स अ प्लेजर. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.